कल कराची में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। आपने मज़ार क़ायद पे हाज़िरी भी दी, इसके अलावा अहम मुलाकातें भी हुई और ये अच्छी एक रविश है। एक तो देखें, वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। कई लोग ये कहते हैं कि जी PMLN की वो वाली मकबूलियत कराची शहर में नहीं है, लेकिन जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसमें हमेशा से PMLN अपने प्रो बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव की वजह से हमेशा से बहुत मौजूद रही है। इन मीटिंग्स का क्या क्या अहाता था? अगेन ईरान का एक अहम वफ्द भी यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इसके अलावा क्या बातें हुई, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहर को 150 बसें देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ, जहां वज़ीर आला मोहम्मद अली शाह ने सूबे के मसाइल पर खुल के बात की। उन्होंने FBR की जानिब से फंड कम देने और कटौतियों का शिकवा किया। बोले, रवा माली साल विफाकी हुकूमत ने 28 अरब रुपए कम दिए। उन्होंने वाजे किया कि FBR ने 4 अरब रुपए ना दिए तो सूबाई हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन बंद ना करे, मसला हल करवाएंगे। जी जनाब आली, बहुत सारे जो मसाइल सिंध हुकूमत को दरपेश हैं उसके लिए वादा करके गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि इनको जल्द अज जल्द हल किया जाएगा, लेकिन कराची वालों के लिए अभी ऐसा लगता है कि तमाम हल और सॉल्यूशंस अभी भी कुछ फासले और कुछ मुसाफत पर है। कहा यह जा रहा है कि K4 का मंसूबा, जिसे पूरी कराची आस लगाए बैठा था कि जो पानी की कमी के मसाइल हैं वो उससे हल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि वफाक की मदद से जब ये मंसूबा कम्प्लीट भी कर लिया जाएगा तब भी लगभग 2 या 3 साल लगेंगे कि इसके अंदर पानी की फराहमी हो सके। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जी बहरहाल वापस आते हैं, ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा था, वहाँ पे भी कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं और जो सदर ईरान हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी, उनके साथ भी ये मुआहदा हुआ। 8 मुआहदों पे इत्तेफाक राय हुआ। मिलिट्री आपस में जो कोलैबोरेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की होनी है, दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने की, उसको सराहा गया। लेकिन साथ साथ IP यानी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा, जो बहुत सालों से इल्तवा में पड़ा हुआ है, उसको भी नए जोशो खरोश से आगे ले जाने की बात की गई। इसके बावजूद कि वार्निंग दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भी सामना हो सकता है अमेरिकी सैंक्शंस का। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हामिद अल-मशरिकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और यकीनन क्यों ना हो, वर्ल्ड बैंक की IMF की जब इतनी ज़्यादा असर है और असर रसूख है हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल पर, और हम IMF के मखरूज़ भी हैं, उसकी कंडीशंस को भी पूरा करते हैं, उनको नहीं भा रहा है ये प्रोजेक्ट और यही शायद इसकी पहले भी इल्तवा में पड़ने की वजह बनी। क्या लगता है आपको, ये हुकूमत इसको आगे लेके चल पाएगी? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत अब पाकिस्तान की रियासत ये फ़ैसला कर ले कि जो पाकिस्तान के मुफ़ादात में है, उसके जी। ऊपर किसी नहीं सुनी जाएगी। और ख़ुसूस चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी हो, पाकिस्तान को ये देखना है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदेमंद क्या होता है। और जी। हम सब जानते हैं कि पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है, वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से लाइफ़लाइन की सूरत हाल रखती है, लाइफ़लाइन जैसी अहमियत रखती है। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इसको पाए तकमील तक हर सूरत पहुँचाया जाए। हमने देखा कि बड़ा बरमला तौर पर हमारा जो हमसाया मुल्क है, उसने रूस से तेल भी ले लिया, उसने जनाब सारा कुछ किया और उसको अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। तो अमेरिका के पास कोई इखलाकी या कानूनी जवाज़ नहीं है कि पाकिस्तान को उसकी बुनियादी ज़रूरियात के हुसूल से रोका जाए। पाकिस्तान को पाबंदियों से डरा कर या पाकिस्तान को पाबंदियों में फँसा कर जी। पाकिस्तान को मजबूर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान इस तरह का मुआहदा ना करे। पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात, बिज़नेस के ताल्लुकात, पाकिस्तान के मजबूत दिफाई और इंटेलिजेंस ताल्लुकात खुद खित्ते की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा ख्याल है अब कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी
सियासी जमात अच्छा, हो, लेकिन इसके तमाम। अंदर तो अनफॉर्चुनेटली नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ हमारे भाई हैं जिनको एक तरह से गुमराह किया जा रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से। हमारे पास वाज़े सबूत मौजूद हैं कि इसके अंदर भारतीय शमूलियत भी है। भारतीय इंटेलिजेंस और दहशतगर्द तंजीमें नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान तरक्की करे या पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बेहतर हों, आगे की तरफ बढ़ें। तो क्या इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त होगी? क्योंकि हमने देखा कि दोनों ममालिक ने इस पे भी इत्तफाक़ राय किया है कि दोनों ममालिक की सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जो पेड़ फल नहीं देते उन्हें काटते जाओ, खिज़ां का ज़हर यूं ही गुलिस्तान से निकलेगा। अगर जो रियासत के खिलाफ है, मुल्क दुश्मन है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वहीं पर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे जो भाई किसी वजह से भटके हुए हैं, उनसे हाथ मिलाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये हम सब के मुफ़ाद में है। ये ऐसा एक अमल होगा, ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है, उसका डायरेक्ट फ़ायदा उनको जो बलूचिस्तान में जो हमारे भाई हैं, मुकम्मल सूबे को दिया जाए और उसके नतीजे में खुद सूबे के अंदर तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। तो मेरा ख़्याल ये है कि फिर उनको भी उसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पर लाया बिल्कुल, जा बिल्कुल। सकता है, हम बाकियों के साथ मुज़ाकरात की बात अच्छा करें। हामिद साहब, एक और दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि भारत तैयारी कर रहा है अपने इलेक्शंस की, यानी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में भी अब इलेक्शंस होने वाले हैं और मोदी साहब का तो इरादा है यकीनन दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने का, लेकिन वो इस जोश में होश कई दफ़ा खो बैठते हैं। कहा है, देखने में ये आया है कि अपने गुज़िश्ता 2 टर्म्स में उन्होंने अपनी रेपुटेशन को काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्टांस, उनका हिंदुत्व के ऊपर जो उनकी बिलीफ है वो बड़ी क्लियर है और हमें आए दिन इस तरह के उनके लोग स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आते हैं जो कि एंटी मुस्लिम होते हैं। लेकिन इस दफ़ा तो हद ही कर दी, खुद ही ऐसी बात कह बैठे जो कि हम कहते हैं कि जोश में होश खो दिए। उनका कहना है कि कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के एक पुराने स्टेटमेंट को उठा के कि कांग्रेस का इरादा है अगर आप कांग्रेस को ले आएंगे पावर में तो ये इंडिया की सारी दौलत, सारी वेल्थ, सारी संपत्ति मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। और फिर आगे बढ़कर उन्होंने मुसलमानों को, यानी बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा, जिसके ऊपर यकीनन काफ़ी एक शदीद रद्द-ए-अमल का उनको सामना है। इंटरनेशनल जरीदों ने भी इसको कवर किया। लेकिन कैसे देखते हैं, क्या फ़ाइनली मोदी साहब अपना इस्लामोफोबिया या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वो कदूरत रखते हैं उसको अब छुपा कर भी नहीं रखना चाहते, या ये इलेक्शंस का जोश है? देखिए, बात ये है कि 2014 से जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने हिंदुत्व के प्रचार के अलावा किया ही कुछ नहीं। इस्लामोफ़ोबिया और जो इंडिया में बसने वाले मुसलमान हैं, उनकी दुश्मनी में वो अपनी इंतहा को पहुँच चुके हैं। वो ये वाज़े तौर पर कई जगह कह चुके हैं कि उनको ना तो उनके वोट से कोई गर्ज़ है, ना ही वो उनको उनकी किसी फलाही सोच रखते हैं उनके लिए, बल्कि वो जी। उनके लिए मुश्किलात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो नई भारतीय दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर वो जो अखंड भारत की बातें कर रहे हैं, अखंड भारत के नक्शे लगाने की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर वाज़े तौर पर ये बात नज़र आती है कि ना तो वो किसी भी और मज़हब के लिए वहाँ पर रवादारी रखना चाहते हैं, ना ही वो किसी और मुल्क के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बल्कि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ वो हिंदुत्व जुनून है, जिसको वो पूरा करना लेकिन चाहते हैं। इस लेकिन तरह की एक स्टेटमेंट देने के बाद देखें, एक तरफ हमने ये देखा कि OICCI एक सीट देने की बाकायदा भारत को बात करता है, जस्ट बिकॉज़ भारत में सबसे बड़ी जो मजहबी अक़लियत है वो मुसलमानों की है और एक बड़ी तादाद में मुसलमान भारत में बसते हैं। बड़े अच्छे ताल्लुकात है भारत के सऊदीया हुकूमत से और GCC मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक से, तो क्या वहाँ से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? पहले उन्होंने इस तरह का रद्द-ए-अमल दिया था, जब आपको याद होगा कि BJP की हुकूमत ने जुम्मे की नमाज़ की जमात पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो एक रद्द-ए-अमल आया था। मेरा ख़्याल ये है कि रद्द-ए-अमल लाज़मी और ज़रूर आना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको एक और बात कहूँ कि मैं तो समझता हूँ कि भारत का ये भी बहुत बड़ा ढोंग है जो वो ये कहता है कि उसके अरब ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अरब ममालिक की जानिब से तो उनसे उनकी तरफ से दोस्ती है, लेकिन भारत सिर्फ़ उनसे दोस्ती के नाम पर उनकी पीठ में भी छुरा घोंपता है। जैसे गार्डियन की रिपोर्ट में आया कि वो दुबई की सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है अब। इसी तरह वो दूसरे मुसलमान ममालिक से भी फ़ायदा उठाता है दोस्ती के नाम के ऊपर। हमारे मुसलमान भाई ममालिक सऊदी अरब, दुबई, अमारात,
और सबको देखना होगा और अपने ताल्लुकात को दोबारा से उन पे नजरसानी बिल्कुल करनी हामिद होगी। साहब, बल्कि हाल ही में हमने इस साल की शुरुआत में ही देखा कि किस तरह कतर से यानी 12 लोगों को यानी एक निकाला भी गया, फिर उनको सज़ा भी दी गई और उन पे भी इल्ज़ाम यही था कि वो भारतीय थे लेकिन वो इज़राइल के लिए वहाँ पे कतर में जासूसी कर रहे थे। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं भारत पे, लेकिन उसको वो डॉज करके चले जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन इस बात पे आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन मोदी साहब का इस्लामोफोबिया इस वक्त उरूज पे है। देखना ये है कि क्या भारत, जो तशख़्ख़ुस था भारत का, जो उनके आइन का यानी कॉन्स्टिट्यूशन उनकी उनको एक सेक्युलर कंट्री के तौर पे देखती है, क्या मोदी साहब कामयाब हो चुके हैं अपने 2 टर्म्स में इसको मुकम्मल तौर पे एक हिंदू रियासत बनाने में? क्या वहाँ के लोग एक दफ़ा फिर मोदी साहब का इंतखाब करेंगे? और अगर तीसरा टर्म भी मोदी साहब को मिलता है तो इक़्तिसादी तौर पे तो ठीक है, लेकिन ये जो मजहबी और समाजी इंतशार है भारत में, ये इनको किस नहज पे ले जाएगा? दीज आर ऑल क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर रीजन।